सोच रहे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला वो फार्मूला है जिसमें कि हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बता रहे हैं, जैसे CH4 मीथेन लिखा है। अब इसमें हमारे पास 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन्स हैं, तो इस वजह से इसके एग्जैक्ट नंबर हम बता रहे हैं। इस तरह से इसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहेंगे। और मॉलिक्यूलर फार्मूला जैसे कि ब्यूटेन का लिखा है CH4H10, तो इसमें 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है। ये बताता है कि ये ब्यूटेन है जिसमें कि हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन कंपोज हुए हुए हैं। और ब्यूटेन के पास यही बात लिख दी है इसमें, जिसमें कि 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है। इसके बाद स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है कि स्ट्रक्चर किस तरह से है, तो हमने ये चेन बना दी, कार्बन कार्बन कार्बन। कार्बन के पास 4 वैलेंसी है, मतलब 4 बॉन्ड्स बना सकता है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं बना सकता। अगर तो बना गए 5 तो हमारे पास तब हो जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए हम इसको जूम करके भी देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास अरेंजमेंट होती है एटम्स की, और ये होते हैं ए कंटेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड बिटवीन द bonded atoms. A single bond is represented by single line। जैसे कि हमारे पास ये बताइए कि सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद डबल बॉन्ड में डबल लगता है, ट्रिपल में ट्रिपल, बॉन्ड्स के लिए हम ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम 3 लाइन्स लगाते हैं इस तरह से। और इनका जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट वेरियस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सच एज ब्यूटेन। ब्यूटेन के हमारे पास 2 स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। हम यहाँ पे 3 इस तरह से 4 को साथ लगा दें तो यहाँ पे हाइड्रोजन से एक साइड पे लग जाएगा, तो एन ब्यूटेन। एन मतलब नंबर के लिए बोलते हैं, ये भी चेन बन रही है ना लंबी सी, इसलिए हम इसको एन। और फिर हमारे पास ये इसको हम बोलते हैं हाइफिन लगा के ब्यूटेन लगा देते हैं। इसके बाद इसमें अगर हम आइसो ब्यूटेन लगाएंगे तो हम आइसो उस वक्त लगाते हैं जब हम इसी चेन में अगर हमने एक कार्बन को निकाल के यहाँ लगा दिया, मतलब इसकी शाख बना दी, ब्रांच बना दी। 3 ऐसे ही लगे हुए हैं, इधर आप देख सकते हैं 3 ऐसे ही लगे हुए हैं, बस इस कार्बन को निकाल के यहाँ लगा दिया। और उसके बाद साइड में हमने इसको वैलेंसी को पूरा करने के लिए यहाँ हाइड्रोजन 1 2 3 लगाया, इधर एक बचा क्योंकि 1 2 3 इसके बॉन्ड्स बन चुके हैं, एक बॉन्ड बचा, हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया। 1 2 3 इसके 3 बॉन्ड बचे थे तो हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया। ऐसे हमारे एक नेटवर्क का स्ट्रक्चर जो बन जाता है, हम इसको बोलते हैं कि 2 स्ट्रक्चर्स बन गए। अब कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या है, ये जो इतना फैल कर लिख दिया है हमने, इसको हम अगर एक कंडेंस्ड मतलब एक जुड़े हुए स्ट्रक्चर में लिख दें तो हमारे लिए पढ़ना ज़्यादा आसान हो जाता है, हमारी स्पेस ज़्यादा नहीं लगती। तो उस वाले हमारे पास टू ईच कार्बन आर ओमिटेड एंड ईच डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर फॉर यूनिट इज रिटन विद सबस्क्रिप्ट नंबर्स। सबस्क्रिप्ट नंबर्स हम इन नंबर्स को कह रहे हैं, जिसमें हम 3 हाइड्रोजन को मिला के 3 यहाँ पे लगा देते हैं। फॉर मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट्स इंक्लूडिंग हाइड्रोजन, तो इसमें हमारे पास हाइड्रोजन को हमने इस तरह से बंद करके लिख दिया, CH3 में लिख दिया। अगर हम खोल के लिखेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, तो एन ब्यूटेन होगा, और इसमें हमारे पास आइसोब्यूटेन हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये इसलिए लग गया क्योंकि ये हमारे पास इसकी ब्रांच निकल रही थी, तो इसको हमने एक कहते हैं ब्रैकेट्स में लिख देते हैं हम, या फिर ब्रैकेट्स में नहीं लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हाइफिन लगता है, उन्हें लगाया हुआ नहीं है। खैर, अब एक डॉट एंड क्रॉस फार्मूला है, इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला भी कहते हैं इसको, यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा था, इसको हम देख लेते हैं। इसमें जो है हमारे पास कहते हैं कि हाइड्रोजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसने अपना शेयर कर दिया, इसने अपना शेयर कर दिया, इसने अपना शेयर कर दिया। इसी तरह से इसके तीनों के हम लगा देंगे, इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसके एक इलेक्ट्रॉन, प्रोपेन बन गया। 1 2 3, जब 3 कार्बन होते हैं तो प्रोपेन कहलाता है, 4 कार्बन होते हैं उसको ब्यूटेन कहते हैं। इसमें भी हमारे पास 4 कार्बन है, ब्यूटेन हो गया। इसमें एक इसका इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन। ओके, ये क्लेरिफाई हो गया होगा। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं कि इसकी टेबल बना दिया गया है हमारे पास बुक में, जिसमें कि हमने बताया कि एक कार्बन होगा, उसके साथ 4 हाइड्रोजन्स लगेंगे, उसको मीथेन कहेंगे। उसका स्ट्रक्चर ये है। ये हमारे पास याद नहीं करना होता, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस की चीज़ है। अगर हम कंडेंस्ड फॉर्म में लिखेंगे तो CH4 बन जाता है, इथेन होता है, C2H6 हो जाता है। 2 कार्बन्स लगेंगे उसको इथेन बोलेंगे, 3 कार्बन्स लगेंगे उसको प्रोपेन बोलेंगे। और इसी तरह से हमारे हाइड्रोजन की जो चेन चल रही है उसमें हम 2 कार्बन को ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे C2H6 था, 3C3H8 हो गया, ब्यूटेन में C4H10 हो गया, पेंटेन में C5H12 हो गया, हेक्सेन में C6H14, C7H16, हेप्टेन में C8H18, एंड देन नॉनेन में C9H20 एंड डिकेन में C10H22। अब इनकी जब हमारे पास ये बढ़ते जा रहे हैं तो इनकी चेन कितनी बड़ी होती जा रही है, इसीलिए हमारे पास इनके कंडेंस्ड स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं ताकि हमारे पास पढ़ने में ईजी हो जाए, हमें मसला ना हो।
ओके, आ जाता है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस तरह से क्लासिफाई किए जा सकते हैं। या तो ये ओपन चेन होंगे, लंबी सी चेन होगी, या फिर ये साइकिल की तरह से होंगे। अब ओपन चेन्स में हमारे पास वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि कार्बन से लिंक्ड होते हैं। एन पेंटेन, एन बताया था कि ये हमारे पास चेन्स के लिए लगता है। या फिर आइसो, जिसमें कि एक चेन होगी, उसमें से एक ब्रांच निकली होगी, शाख निकल रही होगी। इसकी दो क्लासिफिकेशंस हैं, जिसमें कि हमें स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स होंगे या ब्रांच होंगे। मतलब कि ये पूरी सिंगल लाइन चल रही होगी, जिसमें हमने एन ब्यूटेन पढ़ा था, अगर तो उसमें शाख निकल आती है तो उसको ब्रांच चेन कंपाउंड्स कहते हैं। ब्रांच चेन कंपाउंड्स को और क्लासिफाई किया गया, जिसमें कि एलिसाइक्लिक एंड द एरोमेटिक। एरोमेटिक पूरा एक गोल सर्कल को हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। द कंपाउंड्स विच हैव बेंजीन रिंग विद 6 कार्बन एटम्स, एग्जांपल बेंजीन, नैफ्थलीन। ओके, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने साइक्लोब्यूटेन बनाया है, जिसमें कि हमारे पास कोई चेन नहीं है। इसमें हमारे पास लिखा है नो बेंजीन, नो बेंजीन चेन, नो बेंजीन चेन। अब इसमें जो है हमारे पास बेंजीन चेन है, तो ये जो है हमारे पास रिंग होता है, इसको हम बेंजीन चेन या बेंजीन रिंग भी बोलते हैं। ये एरोमेटिक कंपाउंड है, फुल गोल है, इसमें कार्बन लिंक्ड है, इसमें कोई चेन नहीं है। इसमें हमारे पास इस तरह से भी हो सकते हैं कि चलिए ब्यूटेन है 1 2 3 4, तो इस तरह से ये साइकिल की सूरत में है, लेकिन इसमें जो है कोई रिंग नहीं है। इसको हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलेंगे। आ जाता है हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड्स में, उसमें दो होते हैं, ये तो हेटेरोसाइक्लिक होते हैं या फिर होमोसाइक्लिक। कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन चेन के अलावा कोई और एलिमेंट आ जाता है तो उसको हम, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर आ जाता है, तो हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलेंगे। अगर तो पूरा प्योरली कार्बन रहता है, कोई और कंपाउंड नहीं आता, हैविंग एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स इन अ रिंग, उसको हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं, जैसे कि बेंजीन या फिर साइक्लोब्यूटेन। अब इसमें जो था हमारे पास, इसमें सारे कार्बन कार्बन के एटम्स है। ओके, आई विल क्लैरिफाई दिस स्ट्रक्चर। सी, हमारे पास इसमें सारे कार्बन कार्बन के साथ कार्बन बॉन्ड बना हुआ है। अभी ये एक साइकिल में बन गया, मतलब कि इसका चेन हम बना सकते थे, लेकिन हमने इसकी आखिरी चेन को भी फर्स्ट वाइज के साथ जोड़ दिया, तो इस तरह से बॉन्ड्स बने हुए हैं। इसको हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलेंगे। इसमें हमारे पास जैसे कि बेंजीन है, अब बेंजीन की चेन चल रही है ऐसे, इस तरह से हमने इसकी चेन बना दी, इसीलिए हमने ये गोल जो अंदर बनाया, ये इस तरह से बेंजीन का बना। ये होमोसाइक्लिक्स हैं, होमोसाइक्लिक। एंड नीचे वाला जो है हमारे पास, ये हेटेरोसाइक्लिक होगा, क्योंकि इसमें हमारे पास प्योरली कार्बन के कंपाउंड्स नहीं है, इसमें हमारे पास नाइट्रोजन आ गया। इस कंपाउंड का एक नेम होता है जो कि आपके लेवल पर नहीं है, तो हमारे पास बस इतना है। इस बात को समझना है कि यहाँ पे नाइट्रोजन या फिर कोई और कंपाउंड भी आ सकता है, ऑक्सीजन भी आ सकता है, तो वो हेटेरोसाइक्लिक हो जाएगा। और अगर तो यहाँ पे कोई और नहीं होगा, सिर्फ कार्बन हो रहेगा, तो ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। है कि हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, लेकिन उसमें से 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। और इस तरह से दिस अमाउंट इज सिग्निफिकेंटली मोर देन द टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म फ्रॉम द अदर एलिमेंट्स। कार्बन से बहुत सारे एलिमेंट्स बन सकते हैं, ये बात ये कह रहे हैं। इस तरह से हम कैटिनेशन का एक प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से कार्बन के बहुत ढेरों ढेर एलिमेंट्स, वो कंपाउंड्स बन सकते हैं, जिसमें कि हम बोल रहे हैं कि द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स टू जॉइन अनदर कार्बन covalent bonds to create long chain of rings carbon atoms is the primary cause for the formation of a large number of organic compounds। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो फील्ड है ना, वो सिर्फ हमारे पास कैटिनेशन पर चल रही है, तो कैटिनेशन में स्ट्रेट और ब्रांच चेन्स हमारे पास पॉसिबल हो जाती हैं, जिसकी वजह से कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स बन सकते हैं। कैटिनेशन वही कैपेसिटी है जिसमें कि एटम्स लॉन्ग चेन्स को और रिंग्स को एक साथ मिलकर बना सकते हैं। इस तरह से द एलिमेंट शुड हैव अ वैलेंसी ऑफ 2 और मोर, या तो उसके साथ दो वैलेंसी होनी चाहिए, फिर से 2 से ज़्यादा होनी चाहिए वैलेंसी कैटिनेशन के लिए। उसके बाद है एलिमेंट्स बॉन्ड्स इट्स। ओके, बोल रहे हैं कि हमारे पास जो एलिमेंट्स के बॉन्ड्स होते हैं, वो हमारे पास should be the stronger than the elements bonds with the other atoms। मतलब कि एलिमेंट का एक एलिमेंट है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसकी ही के साथ हो सकता है, ना कि वो किसी और के साथ बॉन्ड बनाए, किसी और एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाए। मतलब कि कार्बन सी बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ना कि CO बॉन्ड से। इसके अलावा कह रहे हैं सिलिकॉन और कार्बन दोनों के पास इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चर जैसे ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कैटिनेशन की वजह से सिलिकॉन कम बना सकते हैं एलिमेंट्स, जबकि कार्बन ज़्यादा एलिमेंट्स बना सकते हैं, और इसकी जो स्ट्रॉन्गनेस भी होगी वो
कार्बन की ज़्यादा होगी बजाय सिलिकॉन की। 355 किलो जूल पर मोल हो रहा है और इसमें 200 किलो जूल पर मोल हो रहा है। इसमें सिलिकॉन ऑक्सीजन को बॉन्ड्स होंगे। इसके बाद हम बोल रहे हैं ये स्ट्रॉन्गर है 452 के, जबकि कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड्स होंगे 351। मतलब कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना पाता जितना कि सिलिकॉन किसी और एलिमेंट के साथ बना रहा है। इस तरह से इसी की वजह से हमारे पास सिलिकॉन के नेचर में सिलिका और सिलिकेट ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके बाद आइसोमेरिज्म है जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। लेट इट कंटिन्यू। आइसोमेरिज्म वो है कि जिस तरह के हमारे पास एक स्ट्रक्चर है पेंटेन C5H12, इसी को हम तोड़ के डिफरेंट जैसे ब्लॉक्स होते हैं उसको हम एक ही तरह से 3 ब्लॉक्स हैं इसको हम 3 तरह से किस तरह से तोड़ कर बना सकते हैं। तो इसमें हमारे पास स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट होता है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है। एन पेंटेन है, इसकी लंबी चेन बना दी, एक शाख निकाल दी, आइसोपेंटेन हो गया। अगर 2 शाखें निकाल दी इसको न्यू पेंटेन कहेंगे। इस तरह से द नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्रीज एज द नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स इन अ केमिकल फॉर्मूला इंक्रीजेज। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो कार्बन की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ